कोरोना वायरस के घातक प्रकोप के साथ हर कोई अलग अलग तरह के उपायों को अपनाने में लगा हुआ है, जैसे मास्क पहनना, शारीरिक संपर्क से बचना, घर पर रहना और सबसे अधिक और सबसे प्रभावी अपने हाथों को धोना। जी हाँ, सही सुना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हैंड सैनिटाइजर कितने कारगर होते हैं? क्या उससे वास्तव में कीटाणु मरते हैं? क्या साबुन पर कीटाणु जीवित रह सकते हैं? क्या साबुन इस्तेमाल करने से आप बीमार पड़ सकते हैं? बाप रे, इतने सारे सवाल। हैंड सैनिटाइजर कितने कारगर होते हैं? क्या उनसे सच में कीटाणु मरते हैं? हैंड सैनिटाइजर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जेल, फोम और तरल रहित। इनमें अल्कोहल होता है, जैसे कि आइसोप्रोपिनॉल और एथेनॉल, और साथ ही इसमें ग्लिसरीन और खुशबूदार पदार्थ भी डाले जाते हैं। एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए ताकि कीटाणुओं को मारा जा सके। लेकिन क्या सैनिटाइजर सभी प्रकार के कीटाणुओं को मार सकता है? तो जवाब है नहीं, वो नहीं मार सकता। अध्ययन से पता चला है कि सैनिटाइजर जीवाणुओं की संख्या को कम कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के कीटाणुओं को खत्म नहीं कर सकते। उससे हाथ पर मौजूद हानिकारक रसायन, कीटनाशक या भारी धातु नहीं हटते। इन्हें हाथ पर सीधा बिना पानी के इस्तेमाल किया जाता है। लगाने के बाद इसे हाथ पर अच्छी तरह से रगड़ना है जब तक वो सूख ना जाए। ये सच है कि हैंड सैनिटाइजर आपके हाथों को साफ रखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपको बीमार होने से बचाएगा। जरूरी ये है कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। चलिए अब दूसरे सवाल का जवाब जानते हैं। क्या साबुन पर कीटाणु जीवित रह सकते हैं? क्या आप साबुन का उपयोग करने के बाद भी बीमार पड़ सकते हैं? साबुन का प्राथमिक काम आपके शरीर को साफ रखना होता है, और वो करता भी है। जब आप साबुन और पानी से अपने हाथ धोते हैं, तो साबुन निश्चित रूप से आपके हाथों को साफ करता है, लेकिन साबुन पर कुछ कीटाणु भी रह जाते हैं। ये कीटाणु मुख्य रूप से आपकी खुद की त्वचा के माइक्रोबायोम होते हैं और बहुत हानिकारक नहीं होते। लेकिन कभी कभी जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने में असमर्थ होता है, तो खुद की त्वचा में पाए जाने वाले माइक्रोबायोम से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपने किसी दूसरे के साथ साबुन शेयर किया, तो आप संक्रमित भी हो सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं। कभी कभी किसी की त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया या कीटाणु उनके खुद के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साबुन शेयर करने से आप सर्दी या फ्लू जैसे वायरस को दूसरों तक फैला सकते हैं। कभी कभी हम साबुन को गीला या चिकनाई में छोड़ देते हैं, जिससे उस पर कीटाणु पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोग करने से पहले साबुन को लगभग 35 सेकंड तक अच्छे से साफ कर लें और उसका झाग निकलने दें। इतना ही नहीं, साबुन को इस्तेमाल करने के बाद सूखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो साबुन की जगह हैंड वॉश का उपयोग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, अपने हाथों को धोना या सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। कीटाणुओं से दूर रहें, स्वस्थ रहें और समझदार बने रहें। सुरक्षित रहें। मानव इतिहास में संक्रामक रोग और महामारी इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस वजह से इंसानों की जानें गई हैं, वो है वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, जो बीमारी का कारण बनते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और युद्ध तो बहुत बाद में आते हैं। क्यूरियस पंथी आपको इतिहास की सबसे जानलेवा बीमारियों के बारे में बताएगा। इनसे आपको तत्काल समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसी महामारियों से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। पहला, जस्टिनियन का प्लेग। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन प्लेग की वजह से कम 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी, यानी कि उस दौरान की आबादी का करीब 1/4 हिस्सा। ये महामारी जिस जीवाणु के कारण हुई थी, उसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस थे। जस्टिनियन प्लेग चूहों और उनके पिस्सू द्वारा पूरे बाइजेंटीन साम्राज्य में फैल गया था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसी कारण रोमन साम्राज्य खत्म हो गया था। दूसरा, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में इसने 20 करोड़ लोगों की जानें ली थी, यानी उस समय यूरोप की आबादी का 30 से 50% हिस्सा, जो कि बहुत ही ज्यादा था। ये एक जीवाणु जिसे यर्सीनिया पेस्टिस थे कहते हैं, उसके कारण फैला था, जिसमें जस्टिनियन प्लेग के ही पैथोजन मौजूद थे, और ये भी चूहों की वजह से फैला था। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन पहली बार शुरू किया गया था। तीसरा, स्मॉल पॉक्स। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ 20वीं शताब्दी में ही स्मॉल पॉक्स की वजह से 30 करोड़ लोग मारे गए थे।
ऐसा माना जाता है कि ये भारत या इजिप्ट में कम से कम 3000 साल पहले फैलनी शुरू हुई थी और आने जाने वाले व्यापारियों के द्वारा ये बीमारी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गई। स्मॉल पॉक्स के प्रकोप के कारण हैं 2 वायरस वेरिएंट्स, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, जिसके कारण बुखार, उल्टी, संक्रामक घाव और त्वचा पर दाने हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहली वैक्सीन ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। चौथा, स्पेनिश फ्लू। 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी ने लगभग 5 करोड़ लोगों की जानें ली थीं, जो प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों से भी ज्यादा है और दुनिया की आबादी के 1/3 लोगों को संक्रमित किया था। इस महामारी की दूसरी लहर तो और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो रही थी, जिससे पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। पांचवा, HIV एड्स। HIV महामारी ने करीब 7 करोड़ लोगों से अधिक को संक्रमित किया है और करीब 3 करोड़ से 4 करोड़ लोगों की जानें गई हैं। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। HIV वायरस इम्यून सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देता, जिससे मरीज को बहुत जल्दी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और कुछ कैंसर भी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संक्रमण अफ्रीका में पाए जाने वाले एक तरह के चिंपैंजी की वजह से होता है। वहीं चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस को सिमियन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहा जाता है, जो इनसे इंसानों में फैला और बाद में इसे HIV कहा जाने लगा। इंसानों ने चिंपैंजीज के मीट के लिए जब इनका शिकार किया होगा, तभी वो उनके संक्रमित खून से इंसानों में फैला होगा। ऐसी संभावना बहुत कम है कि कोविड-19 से होने वाली मौतें ब्लैक डेथ या स्पेनिश फ्लू जितनी होंगी, क्योंकि आज हमने दवाओं के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। 21वीं सदी के विज्ञान ने हमें काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज पहले से हम कहीं बेहतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम इस वायरस को गंभीरता से ना लें। हम जानते हैं कि पहले हुई महामारियों और कोरोना वायरस महामारी के बीच बहुत फर्क है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें महामारी के इतिहास से सीखनी चाहिए। चौकन्ना रहना जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन संक्रमित है और कौन रह चुका है। कोविड-19 का जल्द पता लगाने के लिए टेस्टिंग जरूरी है और उसे फैलने से कैसे रोकना है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी और क्वारंटीन में रहना बेहद आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन देखा गया, जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन आखिर ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा? भले ही इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लॉकडाउन का समर्थन हो रहा है, लेकिन कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इसके चलते लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, तब भी लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी और उन्हें सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी पड़ेगी जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से अगले 6 या 12 महीनों तक वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं है। उस दौरान अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फिर से जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम या फिर सिनेमा घरों में जाते हैं, जहां हम एक दूसरे के बहुत ही करीब बैठते हैं, तो क्या इससे हम में जल्दी वायरस फैलने का खतरा नहीं होगा? और क्या इसका मतलब यह है कि इससे दूसरी लहर आएगी? क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। वैसे इतिहास खुद को दोहराता है। 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी की 3 लहरें आई थी। दूसरी बार कम से कम 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी और पहली बार से बहुत ज्यादा बुरा हाल था। फ्लू महामारी ने कई प्रकोपों को झेला है, जिसमें H1N1 इन्फ्लुएंजा भी शामिल है, जो अप्रैल 2009 में शुरू हुआ था और उसी साल इसका दूसरा प्रकोप भी झेलना पड़ा था। पिछले सप्ताह के दौरान कई देशों ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील देने की योजना पर काम करना शुरू किया है। हालांकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मानना है कि प्रतिबंधों में ढील देना जोखिम का काम है, क्योंकि वायरस का एक और प्रकोप आने वाली सर्दियों में फैल सकता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये फ्लू के मौसम के दौरान आएगी। कई देशों में कुछ मौसमों में फ्लू का होना आम बात है, जैसे कि सर्दी, पतझड़ और बारिश, क्योंकि इनमें नमी और ठंडक होती है। इस दौरान अस्पताल आमतौर पर व्यस्त रहते हैं और इस मौसम में होने वाले फ्लू से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है, तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा और माहौल बहुत खराब हो जाएगा। जिन्हें कोविड-19 होगा, उनमें फ्लू जैसे सिम्टम्स होना आम बात है, जिसमें 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोग और सांस में तकलीफ वाले मरीज भी शामिल हैं।
फ्लू और कोविड-19 दोनों ही सांस की प्रणाली को प्रभावित करते हैं और बुखार का कारण बनते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि दोनों के बीच फर्क कैसे पता किया जाए। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को फ्लू हो, लेकिन ये पता करना कि उन्हें कोविड है या नहीं मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में बहुत ज्यादा टेस्ट किट्स बर्बाद हो सकती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चाइना के हुबे प्रांत ने इस महामारी पर काबू पा लिया है और अब तक इस बीमारी के बिल्कुल भी नए केसेस नहीं आए हैं। सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन से प्रतिबंध हटाया था और पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर थीं कि क्या वहां इस महामारी की दूसरी लहर आएगी। हालांकि वहां एक जगह पर कोविड के बढ़ते केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं और वो है हार्बिन शहर, जो कि चाइना के उत्तरी पूर्व में है और वुहान से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस वजह से वहां फिर से लॉकडाउन लग गया है। इससे दूसरे देशों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि दूसरी लहर से बचने के लिए इन प्रतिबंधों को कैसे खत्म किया जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि रोकथाम और एहतियात ही एक अच्छा तरीका है। हालांकि ये तो तय है कि एक महामारी की दूसरी लहर का परिणाम पहले वाले से बहुत ज्यादा अलग होगा, लेकिन खतरा उतना ही रहेगा क्योंकि बीमारी फिर से आ जाएगी। कई लहरों के प्रकोपों का गहराई से अध्ययन किया गया है और संक्रमण के बाद की लहरों की रोकथाम महामारी विज्ञान मॉडलिंग अध्ययन और महामारी से निपटने की तैयारी में महत्वपूर्ण है। इन अध्ययनों ने सब कुछ करीब से जाना है, सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य नीति से लेकर टीकाकरण और सामुदायिक प्रतिरक्षा के निर्माण तक, जिसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। कोविड-19 की वर्तमान महामारी से होने वाला खतरा केवल तब ही कम हो सकता है जब लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और वो इस रोग के प्रति कम संवेदनशील हों, या फिर जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। इन सभी चीजों में एक लंबा वक्त लगना तय है। सामाजिक दूरी को बरकरार रखे बिना और क्वालिटी टेस्टिंग के बिना लॉकडाउन में ढील देने से खतरा बढ़ सकता है और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए ये जरूरी है कि लॉकडाउन को उठाने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाना चाहिए। जिन्हें कोरोना वायरस है उनके लिए अच्छी क्वारंटीन और इलाज की सुविधा होनी चाहिए। जो भी दफ्तर खोले जाएं, वहां कर्मचारियों का रूटीन मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। सरकारों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक समारोहों पर निगरानी रखनी चाहिए और लोगों के लक्षणों की नियमित रूप से स्कैनिंग करनी चाहिए और हर किसी को सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों और बाकी उपायों का पालन करते रहना चाहिए। मौजूदा प्रकोप को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी बातों का ध्यान रखा जाए और उम्मीद करें कि दूसरी लहर ना आए। भले ही सरकार ने लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील देनी शुरू कर दी है, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए और सावधानी से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। कोरोना वायरस के कहर ने लोगों में डर की लहर पैदा कर दी है और पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने इससे क्या खास सबक सीखे? वैसे तो दुनिया इसे न्यू नॉर्मल मानने लग गई है, लेकिन वहीं क्यूरियस पंथी आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताने वाला है जो हमने कोविड-19 के प्रकोप से सीखी हैं, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। पहला, रोग कोई भी सीमा नहीं देखते। कोई लिंग, कोई जाति, कोई भी भाषा और कोई भी चेहरा। ये सच है कि भले आप कोई भी हो, आप चाहे बहुत बड़े आदमी हो या एक आम आदमी, बीमारी इनमें से कुछ भी नहीं देखती। ये कभी भी किसी को भी और कहीं भी प्रभावित कर सकती है। देखा जाए तो हम इस बीमारी के बाद एक दूसरे के लिए थोड़े ज्यादा विनम्र और सशक्त हो गए हैं। हमने ये जाना है कि ये बीमारी हम में से किसी को भी और कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमारे द्वारा बनाए गए भेदभावों से उबरकर जिंदगी को समझना चाहिए। दूसरा, कोई बात नहीं अगर कुछ दिन के लिए हमें अपनी आजादी को कुर्बान भी करना पड़े। सीधी सी बात है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास सावधानी बरतें। हमें बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर पर रहना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं कि इंसानों के लिए सोशलाइजिंग एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इस महामारी ने हमें अपने जिंदगी जीने के तरीकों में अचानक बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है और अभी यही हमारा सामान्य तरीका है। तो इसलिए जितना हो सके अपनी आजादी को अपने बस में ही रखें। तीसरा, अपने हाथ धोते रहें। वायरस और नॉट, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इस बीमारी ने हमें सबसे खास क्या सिखाया है? स्वच्छ रहना और साफ सफाई रखना। और ये सच है कि हम कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में भूलने लगे थे और दिन में बार बार हाथ धोना हमारे कामों में शामिल नहीं था। बहुत सारी चीजें छूने के बाद भी हम सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे। वायरस हो या नहीं, लेकिन अब इसे अपनी आदत बना लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अब हमें साफ रहना है और सुरक्षित रहना है। इससे हम वैसे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। चौथा,
घर से काम करना कई लोगों के लिए एक विकल्प होना चाहिए। ये काम करने का एक नया तरीका बन सकता है। यहाँ तक कि कोविड-19 खत्म होने के बाद भी लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। एक बार सही तालमेल बैठाने के बाद वर्क फ्रॉम होम एक सही तरीका बन सकता है, जिससे काम बिना रुके चलता रहेगा। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का तरीका अपना लिया है। अगर यही तरीका है तो इसे अपनाएं और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से कम लोग बाहर जाएंगे और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। 5वां, किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, कभी भी नहीं। किसी भी बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मरीजों को कोई लक्षण नजर आता है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको जल्द से जल्द हेल्थ केयर फैसिलिटीज से संपर्क करना चाहिए और ऐसा करके आप अपना और अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। 6, डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ का सम्मान करें। सफेद कोट पहने ये लोग भगवान से कम नहीं हैं और हमारे हीरोज हैं। ये महामारी किसी जंग से कम नहीं है जिसका सामना डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और शोधकर्ता कर रहे हैं। वो हमारे लिए कई लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ रहे हैं और कम से कम हम उनका सम्मान और सहयोग दे सकते हैं। हम अक्सर मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें अपना समय देते हैं और समर्पण की भावना से काम करते हैं। 7वां, कम से कम में कैसे सर्वाइव करना है। हम सभी लोगों ने लॉकडाउन का समय देखा है, लेकिन जिंदगी ने हमें ये सिखा दिया है कि इन समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जरूरी चीजों की कमी और घर के काम और बाकी चीजों को मैनेज करना। वैसे तो हम में से ज्यादातर को खाना बनाना आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्होंने खाना बनाना भी सीखा। कम से कम चीजों में कैसे सर्वाइव करना है हमने ये सीख लिया है, या यूं कहें कि कम से कम में सर्वाइव करना जीने का नया तरीका है। 8वां, दोस्तों और परिवार से बात करने की अहमियत। इंसान हर वक्त अपने रोजमर्रा के कामों में फंसा रहता है, इधर उधर भागता है, ऊंचाइयों को छूने में लगा रहता है। लेकिन घर पर लॉकडाउन के दौरान हमें अपने परिवार से जुड़ने का मौका मिला। इतना ही नहीं, हमने वीडियो कॉल कर अपने दोस्तों से बात की और अपनी दोस्ती में एक बार फिर नई जान डाली। वैसे एक बार हमें अपने चाहने वालों से जरूर बात कर लेनी चाहिए। 9वां, हमने कुदरत को सराहना सीखा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि आसमान कितना साफ नजर आ रहा है, हवा प्रदूषण से रहित है। कुदरत से अगर छेड़छाड़ ना की जाए तो वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। धरती माँ को भी छुट्टियों की जरूरत थी और यकीनन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें ये मौका मिला। हमें आगे भी ऐसा ही करना है ताकि हम एक इको बैलेंस बनाए रखें, अपने ग्रह को संभाल कर रखें। 10वां, खुद की कद्र करना, आत्मनिरीक्षण। वैसे हमें अक्सर ऐसा लगता था कि हम कुछ चीजों के बिना मुश्किल वक्त में नहीं रह पाएंगे। इस वायरस की वजह से हमें एक बात का तो पता चल गया कि उन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हमें हर वक्त कई सारे लोगों और शोर शराबे की जरूरत नहीं होती ताकि हम खुद का काम कर सकें या खुश रह सकें। जी हाँ, हम खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं और खुद को अच्छे से जान सकते हैं और उसके लिए हमें समय के साथ भागने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा और खुशियों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यूरियस पंथी, बजाओ ज्ञान की घंटी।